हल्का बाब में आयशा मसूद के साथ आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। और मेहमान बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। और उसके बाद जो बातचीत शुरू करेंगे, ज़ाहिर है इलेक्शन 2024 जिसको 14 डेज़, कल 13 डेज़ हो जाएंगे, बहुत करीब आ गया। लेकिन अभी तक जो माहौल बनना चाहिए या जो रंग और अंदाज़ इलेक्शन का नज़र आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिसिंग है। वो क्यों है, कब ये शायद अगले 3-4-5 रोज़ में थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर नज़र आए। नाजरीन, बड़ी बात हो रही है कि इजहार राय की आज़ादी। मैंने जस्टिस नसर मिनल्ला जो हैं उनकी स्पीच सुनी। उन्होंने इस बारे में बड़ी तवील बात की और कहा जी 75 साल से ऐसा होता है कि सच जो है वो आना चाहिए सामने और बात होनी चाहिए। इजहार राय की आज़ादी तो होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया को भी देखा जा रहा है कि वहाँ फेक न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें चल पड़ती हैं जो फिर आगे आगे फॉरवर्ड होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हक सच की बात भी होगी, तो क्या मयार रहना चाहिए। और उसके बाद नाज़रीन, इलेक्शन के नतीजे पर भी चूँकि बहुत टाइम करीब आ गया, हमें इलेक्शन तो हम करवा लेंगे लेकिन उसके नतीजे में क्या सियासी इस्तेकाम आने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सियासी इस्तेकाम ही हमारा मुआशी इस्तेकाम लेके आएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। और इन्हीं सवालात के जब जवाब नहीं मिल रहे और अंदाज़ा हो रहा है कि अगर फिर से खिचड़ी एक हुकूमत बनती है और फिर वो थोड़े अरसे के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि मुआशी इस्तेकाम भी हमारे मुल्क का ख़राब होगा। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी आपने देखा जलसों में मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रही है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों, और वो ज़्यादातर नवाज़ शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं। जलसे शुरू हैं बिलावल के साथ हमें एतजाज़ हसन नज़र आए। एतजाज़ हसन पिछले दिनों बड़े ज़ोर शोर और शद्दोमत के साथ पीटीआई के साथ थे, अचानक इधर चले गए। कहीं ना कहीं लोग अब कहते हैं जी फेक न्यूज़ ना चलाएं, तब भी ये कहते थे कि एतजाज़ साहब इनको सबक सिखा के पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। तो ये बात चलती आ रही थी, गलत ही सही तो, लेकिन नज़र वही आ रहा है कि अब वो वहाँ जा रहे हैं। क्या आज़ाद उम्मीदवार जो आएंगे तो फिर वो भी यही कुछ होगा कि कोई किधर चला जाएगा और कोई किधर चला जाएगा, ये भी सवाल हमारे सामने है। बिलावल ने कहा कि किस किस्म का इलेक्शन है, एक पार्टी का मंशूर, यानी पीपल्स पार्टी का वो बता रहे हैं कि हमने मंशूर दिया। पीपल्स पार्टी के मंशूर में ज़्यादातर मुफ्त चीज़ें शामिल हैं कि हम ये मुफ्त देंगे, इतनी रिलैक्सेशन देंगे आवाम को, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने ऑफ़र किए। फिर बात वही है कि बाद में क्या होगा, कितने वादे पूरे होंगे। जैसे इमरान खान पे कहते हैं कि इतने लाख घर बनाने का हुआ और फिर वो पूरा नहीं हुआ। बिलावल भी बहुत सारे लाख घर कह रहे हैं कि मुफ्त बना के देंगे और औरतों के घर की औरतों के नाम करेंगे। ये टास्क, ये चैलेंज कैसे वो कबूल करेंगे और बाद में क्या होगा और बाद में कौन सा आवाम पूछ भी सकती है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत आ रही थी, वोट को इज्जत दो, ये दो चीज़ें आपको अभी मंजरनामे से दूर हटती हुई नज़र आती हैं, अब नज़र नहीं आ रहा। और सबसे जो बुरी आज की खबर थी कि सियालकोट और रावलाकोट में दो हमारे जो लोगों को मस्जिद के बाहर मार के शहीद करके चले गए थे, उसमें भारत मुलव्वस था और उनकी जो एजेंसी है गंदी तरीन उसके लोग थे। और आप ये देखें कि बलूचिस्तान से कहाँ से निकल आते हैं उनके जासूस, और अब ये लोग रावलाकोट और सियालकोट में मौजूद थे। तो ये उनको मारने के बाद अब पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन हमें कितना अलर्ट होना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। नाज़रीन, यही सारे हमारे डिस्कशन और यही सवालात रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। लिबरल फोरम पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं मोहम्मद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अनवर, आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो कि हमारे जाने पहचाने हमारी टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर बिशारत, आपको भी वेलकम कहते हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं तजियाकार सहाफ़ी फ़ारूक भट्टी, आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू। अनवर साहब, इलेक्शन में बहुत थोड़ा दिन रह गया, चंद कदम वे है, लेकिन आगे पीछे कुछ रंग ढंग अंदाज ये नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या? थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जिस तरह आपने बताया कि जलसे बिलावल के और बाकी नवाज शरीफ के उनके हो रहे हैं PMLN के, और वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी ज़्यादातर पंजाब में ही हो रहे हैं जी। इस वक्त लग ये रहा है कि शायद इलेक्शन पंजाब में ही हो रहा है, बाकी सूबों में नहीं हो रहा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंध भी कुछ एक आध जलसा वहाँ सिंध में कुछ PMLN ने किया, PPP ने किया, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कुछ खामोशी चल रही है। तो वहाँ खटक साहब जो है वो कुछ न कुछ नारे मार रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी आज उनकी एक तड़ी सी आई है कि मैं सबक सिखा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई जलसे जुलूस नहीं हुए, वो आवाम में नहीं, आवाम में अभी तक नहीं हुए। लेकिन ये
तमाम सूबों में अवाम में नहीं जा रहे लोग, कम लोग नहीं जा रहे, लेकिन उसमें वही कि अब प्रॉब्लम यही है कि पिछले दिनों में एक बात ये हो रही थी कि लोगों के पास इतनी सख्त भी नहीं है नॉट लोग कि वहाँ जलसे जुलूसों में जाएं। वही इलेक्शन वाले दिन जिस तरह पकड़ के मिनते करके ला रहे होते कि यार आओ, यही अभी चल रहा है प्रोसेस के, लोगों को ले जा रहे हैं, आए यार आप हमारा जलसा अटेंड कर लें। और ये ऐसा लोगों में खुद जो है अपने तौर पर लोग नहीं जा रहे होते, लेकिन वो मिनते तरले करके उनको ला रहे हैं। और वो इलेक्शन वाले मैं कह रही हूँ अवाम में कहीं मिसिंग है, क्योंकि अवाम मिसिंग, अवाम के 2-3 इशू हैं। एक तो ये है कि अवाम चाहते हैं कि जो आवाम चाह रही होती वो हो नहीं रहा होता, क्योंकि पिछले भी हमारे इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें माजी में भी होता है जब आवाम की जो राय का एहतराम भी नहीं किया जाता, उनकी राय का एहतराम भी नहीं किया जाता, मायूसी हो जाती है। और फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आए दिन हमारी इन्फ्लेशन इतनी अभी भी नहीं रुक रही, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि शहरियों में सख्त भी नहीं होती कि किसी एक दिन भी अपना ज़ाया करके किसी जलसे जुलूस में जाए। तो ये भी सारी एक हमारी जो वजूहात हैं, 2-3 यही वजह है। और कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही होती कुछ पार्टीज को, वो भी एक इफेक्ट है। और उसमें तोड़ अभी तक लगा हुआ है। तो ये इसीलिए कह रही हूं कि इलेक्शन का वो नहीं। और फिर लोगों का भी ये है कि हम इसको वोट देंगे, आगे नेक्स्ट ये जो इंडिपेंडेंट है, कंफ्यूज लग रहे हैं लोग थोड़ा सा। लेकिन अब आस्ता आस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी इलेक्शन से 2 दिन टाइम बहुत थोड़ा है। इलेक्शन से 2 दिन पहले तो वैसे ही कैंपेन बंद हो जाती है, तो वो टोटल 10 या 11 दिन रह गए और 1-2 जलसे भी करें तो काफी जगहों पे लोग नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन अब शायद वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया भी पर भी थोड़ा सा नजर भी है। बिल्कुल उस पर नजर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है कि लोगों को पास जा सकते हैं। इस पर सेकंड अभी मैं इस पर ओपिनियन ले लूं, फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर बिशारत, ये जो हमने बात की कि बिरयानियाँ भी मिल जाती हैं, चिकन की बड़ी बड़ी देगें भी चली जाती हैं, ख्याली पुलाव बिरयानी जो जाती है सामने, उसके साथ स्टेज पर ख्याली पुलाव भी पक रहा होता है। इसके बावजूद अवाम में, जैसा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप उन सूबों का नाम लिया कि वहाँ तो अभी नहीं कुछ भी नज़र आ रहा, बड़ी सिलेक्शन करके मुंतखब जगहों पर जाया जा रहा है सोच के। तो अवाम के अंदर ये क्या है, किस चीज़ से 8-10 दिन तो कुछ भी नहीं है। देखें, मेरी नज़र में अवाम मुतनफ़र हो चुका है तमाम पार्टीज से। आप ये देख लें कि हमने डिक्टेटर बनाकर मुशर्रफ साहब को 2008 में निकाला। उस वक्त 2 रुपए का नान था, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ों की अगर कीमतें आपको गिना दूं, आज वही नान 30 रुपए का है। ये 1500% इंक्रीज़ है। अब मजदूर जो है, अगर वो अपने बच्चों को सिर्फ पानी के साथ नान भी देना चाहे तो वो नहीं दे सकता अपनी दिहाड़ी में। एक दिहाड़ी में वो अपनी फैमिली को नान भी खाली नहीं दे सकता। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सिर्फ महंगाई दी है सियासतदानों ने, इन्होंने जो है बेरोज़गारी दी है, इन्होंने झूठे वादे किए हैं, गलत लोगों को लगाया है। इमरान खान साहब ने जो वादा किया लाखों घर बना के देने का, 50 लाख, बिलावल साहब भी कर रहे हैं, अब ये भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया? वो जो एक अथॉरिटी बनाई, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरमैन किसको लगाया? उसका चेयरमैन फौज ने नहीं लगाया, इमरान खान साहब ने एक रिटायर्ड जनरल साहब को लगाया जो इंजीनियर भी नहीं थे। फिर 50 लाख घर बन गए, मेरे ख्याल तो एक भी नहीं बना। इसी तरीके से और काम किए गए। मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक्टर बिशारत रिटायर्ड जनरल तो बहुत सारी जगहों पे सर्विसेज दे रहे हैं। आप जहां भी जाएं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहे हैं ना। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी। अगर इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट है या इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट, आप उसका हेड जो है सिर्फ इंजीनियर लगा सकते हैं। अब जो 50 लाख घरों के बनाने का डिपार्टमेंट था नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ये एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। इसका हेड आप कैसे लगा सकते हैं? ये सब एक चीज तो, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बाकी होने की। ओके, एक चीज तो है कि जो जिस बंदे का काम है वो नहीं कर रहा, दूसरी जगह का दूसरा काम कर रहा है, ये तो आपको रवैया नजर आता है ना मुख्तलिफ। लेकिन आप ऐलान क्यों करते हैं? इमरान खान साहब ने हमेशा ऐलान किया राइट मैन एट द राइट जॉब, ये मैं लगाऊंगा। तो सबसे ज्यादा गलत आदमी उन्होंने गलत जॉब्स पर लगाए। मेरे पास एक की लिस्ट मौजूद है, मैं गिनवा सकता हूँ। तो लोग मुतनफर हो चुके हैं, लोगों ने इनको देख लिया है। कितनी महंगाई की इमरान खान साहब ने, 4 गुना हर चीज़ महंगी की। शहबाज शरीफ और ये बाकी आए, इन्होंने 4 गुना और महंगी की। तो अवाम को तो 8 गुना हर चीज़ महंगी हो गई 5 साल के अंदर। अब वो किस जो है मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि आप चॉइस देते हैं हमारे कौम को कि आप इलेक्शन में इलेक्ट करें लोगों को। ये ऐसा ही है जैसे कि भेड़ बकरियां हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये 3 जो हैं कसाई हैं बड़े, बाकी छोटे कसाई हैं, मौसमी कसाई हैं, जैसे ईद पे निकलते हैं। ये 3 बड़े कसाई हैं, इनमें से चुनो कि तुमने किस को वोट देना है। तो मेरा तो सीधा सही तजिया। अच्छा, डॉक्टर बिशारत का ये तजिया
तो बात करते हुए साफ ज़रा सोच के हमें बात करनी है, लेकिन आप समझते हो भट्टी के सारे सिस्टम में मेरा मतलब है बात करने के लिए सूफ़ी हमें बनना पड़ेगा। सूफ़ी जो है वो अपनी ज़ात की मलामत करता है, गाली देता है खुद को, बुरा भला कहता है खुद को। जब सूफियाज को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये वही पनागाह है कि जहाँ आप अपनी मलामत करके आप महफूज रह सकते हो। बात ये कि इस सारी सिचुएशन में सियासतदान ही बुरे गंदे ख़राब नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या है मसला? सिर्फ सियासतदान, जैसे डॉक्टर बिशारत ने अभी कहा, ब्यूरोक्रेट्स भी। अब बताएं जी आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो 13 रजब है और उस मौला अली अलैहिस्सलाम की जो इस अमन के हवाले से वो मुबारक है पूरी कौम को, पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। उसके साथ ही जो बात की डॉक्टर साहब ने और इससे पहले जो बात हुई, या तो हम जो है वो सच बोलना नहीं चाहते या सच बोलने के लिए हमें वो ताकत नहीं है, या फिर हमको ऐसा निज़ाम ढूंढना चाहते हैं कि जिस निज़ाम में जो है वो हम कहें कि जी ये इस तरह हो गया, जी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने ये कर दिया, और देखें जी लोग जो हैं वो भेड़ बकरियां हैं और उनमें से ये कह रहे हैं। बात सीधी और साफ सी है, या तो मुल्क आपने चलाना है आइन के तहत, और 1973 का आइन जो है वो हक देता है पाकिस्तान की आवाम को कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करें। मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जो तसलसल है जी, हर चीज़ हम उठा के सियासतदानों पे डाल देते हैं। ये काम गलत किया, ये सियासतदानों ने कर दिया, ये भी हुआ, ये सियासतदानों ने कर दिया। बात ये है कि वहाँ लालू प्रसाद जो है वो हटाया गया, तो उसकी बीवी थी रबड़ी देवी, तो वो इत्तेफाक से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आया, और उस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े अखबार के साहब एडिटर हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद साहब देखें आप करप्ट थे, तो आपको जो है साइड पे आप चले गए और आपने अपनी बीवी को मुंतखब कर लिया। वो सके नहीं भाई, आपको किसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को चुना है? उसको जनता ने चुना है। ये हक अवाम का हक है कि वो किसको मुंतखब करें। अब बात यह है कि मैं बड़ा मतलब सुन रहा हूँ, दोनों मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है कि देखें जी लोग जो हैं वो महंगाई इतनी हो गई, और महंगाई उससे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, महंगाई हो गई। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करना चाह रहे? आप क्यों चाहते हैं कि लोगों से उनका बुनियादी हक जो है वो छीना जाए? यानी खुल के बात करने को तैयार कोई नहीं है। यानी जी वो इलेक्शन है, इलेक्शन नज़र आ रहा है भाई, आप एक बड़ी पार्टी को जिसको आपने दीवार के साथ लगा दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जनाब आप किसी का निशान जो है वो छीन लें और कहें जी इंडिपेंडेंट के तौर पर आप जाएं। उनको जिस तरह जो है वो सियासी कारकुनों को, नौजवानों को और आम लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जिस तरह की बर्बरियत का सामना करना पड़ा है, इस पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं बात करने को जी सारा कुछ जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जी मैं कब कहता हूं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो बड़ी ठीक है। इस वक्त लोगों का मसला इमरान खान नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो सिस्टम से जो ये कह रहे हैं ना मायूस हैं। अगर सिस्टम से मायूस हैं तो फैसला करने दें ना, करें ना ओपन, उसको पता चल जाएगा 8 फरवरी को लोग किसके हक में फैसला देते हैं। ठीक है, ओके। मैं डॉक्टर साहब से होके अनवर साहब की डॉक्टर साहब, माशी अदम इस्तेहकाम और लोगों की महंगाई की आपने बात की, वो बिल्कुल सही है। अब ये बताएं कि जो सियासी इस्तेहकाम है उसका माशी इस्तेहकाम या सियासी अदम इस्तेहकाम का माशी अदम इस्तेहकाम के साथ एक ताल्लुक़ हमें हमेशा जुड़ा हुआ नज़र आया बहुत सारे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जब ये बाई इलेक्शंस में हारा है फैसलाबाद से नून लीग का जो कैंडिडेट था आबिद शेर अली, ये हारे हैं। इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी 1.5 साल पहले की बात है, ये इमरान खान साहब का दौर था। उन्होंने कहा था कि हम हारे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से जो हमारी हुकूमत ने की, और अगला इलेक्शन जो अब आ रहा है ये उन्होंने कहा कि सिर्फ महंगाई के इशू पे लड़ा जाएगा। जो ये बात नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि वो जो है हकीकत से फरार अख्तियार कर रहा है। ये सिर्फ महंगाई पे लड़ा जाएगा। आपके मुल्क में 95% लोग जो हैं वो गरीब हैं, जिसमें से 60% बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो कि रोटी भी नहीं खा सकते। आपकी ये बातें जो बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही है। 4% मैं अभी खत्म करूँ अपनी बात। 4% उसमें से सिर्फ
जो है मिडिल क्लास है, और 1% जो है वो अमीर लोग हैं। ठीक है। सारा का सारा बोझ ये क्या करते हैं, जो कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते, जो गरीबों को ये कहते हैं कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा 300 यूनिट, लाइफस्टाइल उनका देखें, उनके खराजात देखें। नहीं, मैं लगता है वो गरीब मुल्क हैं। ये मिडिल क्लास जो है 4% जो कि क्वालिफाइड लोग होते हैं, नौकरियां करते हैं, ये सारा बोझ उन पे डालते हैं। ये जो 300 यूनिट बिजली देंगे, ये कोई सरे महल बेचकर नहीं देंगे, ये कोई जो लंदन में महल है वो दूसरी पार्टी के, उनको बेचकर नहीं देंगे। ये फ्री यूनिट जो है ये मिडिल क्लास का यूनिट महंगा करेंगे। तो गैस के बिल 50 गैस का बिल जो है 60 हजार रुपए आ रहा है गरीब आदमी का, जिसका एक चूल्हा जलता है, आम आदमी का। तो पहले वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है कि आप इंडस्ट्री को जो है वो 9 रुपए की बिजली दे रहे हैं या 9 सेंट की या गैस दे रहे हैं, ठीक है ना, बिजली भी दे रहे हैं और गैस भी उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रहे हैं इंडस्ट्री को। वही इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि हर चीज आपको महंगी दे रहा है, आप उनको गरीबों के बजाय आप गरीबों को या अमीरों को जो सब्सिडीज दे रहे हैं, गरीबों और अमीरों को, अमीर 1%, गरीब 95%, वो किससे लेकर दे रहे हैं, वो आप मिडिल क्लास से लेकर दे रहे हैं। मिडिल क्लास इसीलिए इतनी कम रह गई है, और मिडिल क्लास को आपने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया, और वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, इसको भी बड़ा हर महीने लाखों लोग कहते हैं खैर आ जाएंगे तो ओवरसीज तो बाहर से पैसा आएगा, इसको भी और ये बहुत अफसोसनाक मकाम है असल में। क्या कहेंगे अनवर साहब के सियासी इस्तेहकाम? हमेशा हम कहते हैं कि सियासी तौर पर मुस्तहकम हुकूमत आएगी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इन्होंने कुछ बातें की, अदम इस्तेहकाम इस इलेक्शन के नतीजे में भी रहता है और एक खिचड़ी फिर बनती है जो चल नहीं सकती, जबकि अवाम बददिल नज़र आते हैं, सिस्टम चलाना भी मुश्किल हो। तो माशी इस्तेहकाम की तरफ हम कैसे जाएंगे फिर? एक्चुअली इस वक्त पॉलिटिकल सीन जो हमारा है, इवन के सारी पार्टियां जितनी भी हैं, कोई भी पार्टी पीएमएल क्लेम कर रही है कि शायद वो मेजोरिटी ले लेगी, लेकिन कोई चांस नहीं लग रहा है। जिस तरीके से अभी रायामा बाकी जो अपोनेंट पार्टीज़ हैं वो भी जोड़ तोड़ में लगी हुई, तो कोई अभी कुछ चांसेस इतने नहीं लग रहे कि वो मेजोरिटी में लेंगे। और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, बड़ा अच्छा इनका, चलो जी इलेक्शन के थ्रू इन्होंने वो कर लिया, लेकिन पीडीएम में सारी हर बंदा एक मिनिस्टर था, तो वो जब एक मिनिस्टर तनख्वाह नहीं मिली था तो उसका प्रोटोकॉल या उसकी गाड़ी कम से कम खर्चा तो है, कुछ ना कुछ खर्चा चलो है, नहीं है हमारे गरीब मुल्क के ये लोग। मतलब मकसद ये कि वो सारा वो हो जाता है। इसी तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट जब बनती है तो सारी पार्टियों को वो अकोमोडेट करते हैं कि जी आप मेरी मुझे ये सीट चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उस वक्त फिर आवाम की जो बात वही है कि उस वक्त आवाम का जो मेन जो एम है वो पूरा नहीं हो रहा। इवन कि हम 2/3 मेजोरिटी भी पिछले पास्ट में हमने ली है, 2/3 मेजोरिटी में भी वो काम इकॉनमी हो गया, चल गया, लेकिन उस वक्त पे हम डेमोक्रेसी जिसके नाम पे हम आते हैं वो हम खुद अपनी पार्टीज में या अपने कल्चर में हम डेमोक्रेट नहीं होते, हम उस वक्त फिर डिक्टेटर बन जाते हैं कि जी मैं ये कह रहा हूँ वही हो रहा है। कोई भी पिछले अभी पास्ट में हम अभी देख रहे हैं, नवाज शरीफ का सब यही था, जो मैंने एक मेजोरिटी ले ली है, इवन के पीटीआई बानी जो इमरान खान साहब, उनका भी यही था कि मुझे एक दफ़ा आवाम ने वोट दे दिया, मैं अब जो मर्जी करूँ, आखिर में फ्लॉप हो जाता। मकसद ये है कि जो आपके जो लोग बाकी हैं उनकी जिस मंशूर पे आप आए, जो आपका एम था, जो आप नारे लगाएं, उस नारों के ऊपर आप अमल करें, बताएं लोगों को कि ये मैंने 10 बातें की थी, इसमें एक ये हो गया, अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सॉरी जी 7 बाकी जो 6 बातें नहीं हो सकी, नेक्स्ट चांस कम से कम इतना शर्मिंदा जरूर हो। हाँ, लेकिन ये माजरत ही कर लें, माजरत कर लें, हम ये वाले बातें अभी नहीं पूरे इन वजूहात की बिना पर। एक आपने बात की थी मुआशी और सियासी, ये दोनों आपस में मेलजोल का तल्लक है। जब तक पैसा नहीं होगा, जिस घर में पैसे नहीं होते घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सेम हमारे यहाँ भी यहाँ है कि वही लड़ाइयाँ झगड़े हम हो रहे होते हैं। जब महंगाई नहीं है, पैसे नहीं है, बीवी जो है वो पैसे मांगती, कुछ चीज़ मांगती है, मियाँ लड़ाई कर देता है, बच्चों को पेटी लगा दी। और यही हमारा हो रहा है कि जब हम गुर्बत में हैं, बाहर से पैसे लेते हैं, वो जो पैसे दे रहे होते हैं IMF या बाकी जो है वो अपने पैसे की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो वो बता रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा IMF के एक मीटिंग में था, तो मैंने पूछा यार, अच्छा, उन्होंने तारीफ कराया, मैं कहा जी आपकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत हो रही है। वो कहता है नहीं, हम वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है दर्द होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जी इंजेक्शन लगवा लें, उसके बाद आप ठीक हो जाए। दर्द सारा उनको नहीं होता ना। देखें फिर वही जो सियासतदान, हुक्मरान, एलीट क्लास, जब इन्होंने जितना ब्यूरोक्रेसी सारों का नाम लिया, उनको नहीं इतना फर्क पड़ता। लेकिन पिछली हमारी मुफ्त बिजलियां, उनके 4-4 गाड़ियां, वही बात है कि जो अवाम बेचारी जो बैठा हुआ है, अब हमारे जस्टिस, हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस या बाकी जितने जजेस थे, उनका जी इतनी फ्री होगा वो छोड़ें, उनको वो पता चलना चाहिए कि आप एक गरीब मुल्क के जो है वो नहीं नजर आता, आप हैं, सेम बाकी भी लोग जो है वो लाइफस्टाइल में बहुत लाइफस्टाइल अपने आप के लेवल पे आए कि जी मैं एक मिडिल
मिडिल मैन और जो अपर क्लास है या गरीब है, उनका डिफरेंस जो है वो कम होता है। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने, मैं वहाँ बांग्लादेश गया, वहाँ को हमसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन मैंने इन्हें पूछा कि आप लोग तो सुना है कि बहुत इकानमी हाई होगी है। उन्होंने कहा जी हमारी सतह गुर्बत जो है, पहले ये होता था कि हम कोई खराब बांट रहे होते थे, हमारी को 2000 की लाइन लगी होती थी। अब हम कोई चीज़ बांट रहे होते हैं रमज़ान में जो कर रहे होते हैं, अब 2000 की बजाय आप 100-150 लोग आते हैं, ताकि वो लोग कहते हैं नहीं जी छोड़ा, हमें जरूरत नहीं है, हम इससे ज्यादा कमा लेंगे, हमारा खैर जरूरत ना हो तो फिर भी चले जाते हैं। एक तो ये रवैया भी हमारा बन चुका है। ये है कि देखें, आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, मैं इंडिया एक दफ़ा पीस कॉन्फ्रेंस में गई, तो हॉल में जब बैठे हुए थे तो उनके मिनिस्टर, मैंने पूछा मिनिस्टर नहीं आ रहे, सेशन शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा सारे 3 मिनिस्टर्स आ चुके हुए हैं, सीनियर सहाफ़ी आ चुके हुए हैं, लेकिन वो मैंने देखा कि वो उन्होंने सादे सादे से कपड़े पहने, बाहर सुजुकी गाड़ी खड़ी है, एक बंदा को साथ है, कुछ फाइलें उन्होंने खुद उठाई हुई हैं। तो आप ये सोचो ना कि वो हिंदुस्तान की तरक्की फिर इस वजह, यहाँ तो आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे देखें कितने लोग खड़े, खाली स्माइल देने के लिए, सारे लाने के लिए, तो ये गुलामाना सोच, हमें इस कल्चर को बदलना है। मैं इंडिया में भी वही, मैं जाके देखा कई दफा, मैं चेन्नई में गया हूँ तो वहाँ भी नेताजी जा रहे हैं और पीछे घंटियां बजा के वो खाली चल रहे हैं, क्योंकि कल्चर हमारे इस एरियाज का घंटियां बजाते हैं ना, यहाँ तो आपको ब्लैक गाड़ियां 10 आगे 20 पीछे, बहुत फर्क है। बिल्कुल है, लेकिन वही बात है कि हम अपने रिसोर्स के उतना करें, हमारे लीडर एक मॉडल बने हमारे लिए, अपने लिए हमारे लिए मॉडल बने कि हम ये मॉडल हैं, उसके बाद आप लोग आगे जाएं। अच्छा, इलेक्शन 2024 करीब है, कुछ बातें कहने पर, कुछ सुनने पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, और इस वजह से है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई, हम लोग इतने भी दानिश्वर नहीं है, दानिश्वर जो है उसके पास मैंने बता दिया तरीका है कि वो सूफ़ी बन जाए, और बेहतर है कि अपनी मलामत खुद करे, तो ये तरीका है आपको बात करने का। इजहार राय की आज़ादी, अब सोशल मीडिया को भी देखा जा रहा है, वहाँ भी चीज़ें कम की जा रही हैं। कुछ लोग, ऐसा लगता है कि अगले 3-4 दिन में शायद इन चीज़ों को और देखा जाए। मैं डॉक्टर बिशारत आपसे फिर चलूँगी आगे उनकी तरफ, क्या कहेंगे इजहार राय की हमें कितनी आज़ादी होनी चाहिए कि हम अच्छी एक कौम नज़र आए, जमहूरियत हमारे यहाँ नज़र आए, पाबंदी नज़र आए, और कितनी थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए जिसमें हम बेलगाम भी ना हो जाए? दोनों चीज़ों पर बात कीजिए। देखें, ये इमरान खान साहब के ज़माने में ही सोशल मीडिया के लॉज भी बने थे, और उससे पिछली जो हुकूमत थी नून लीग की, उसने भी बनाए थे, बड़े सख्त लॉज बनाए थे। तो हर हुकूमत जो है वो बनाती है, जब उसके खिलाफ कोई तनकीद हो रही होती है तो वो ज़रूर इस तरह के लॉज बनाती है कि जो है सोशल मीडिया पे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे जो है आवाज़ को दबाई जा सके। लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है। एक ज़माना था जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चला रहा था अमेरिका, तो उस वक्त जो था, एक आपके पास रेडियो स्टेशन होता था, एक PTV होता था, लेकिन फिर क्या होता था कि BBC लोग सुनते थे। अब BBC में प्रोग्राम होता था जो कि बाकायदा उनकी एजेंसियां चलाती थीं, बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ वो जो है उभारते थे लोगों के जज्बात, और पाकिस्तान में गड़बड़ करते थे, फिर लोग वो सुनना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मीडिया को यहाँ पे गला बंद करेंगे, अब तो वो ज़माना ही नहीं है, अब तो सोशल मीडिया इतना आगे जा चुका है कि आप रोक नहीं सकते, इसलिए हमें इस पर नहीं डरना चाहिए, मैसेज पहुंच जाता है। बड़ा सही कह रहे हैं आप। नसरुल मिनल्ला जो है, उन्होंने जस्टिस ने, उन्होंने भी यही बात की, अतर मिनल्ला साहब ने, अतर मिनल्ला, मुझे उनका नाम भूल, अतर मिनल्ला जो है, उन्होंने भी यही बात की है कि सच को भी नहीं दबाया जा सकता और बात को भी नहीं, और सोशल मीडिया से मत डरे, मत खौफजदा हो, आप आने दें चीज़ों को। जैसे नहीं होता कि एक गिलास पानी में ताज़ा पानी डालें तो वो पीछे निकल जाता है, यानी इस तरह लोगों में शऊर, एजुकेशन आएगी ना, अवेयरनेस आएगी, तो वो खुद समझेंगे कि कौन सी चीज झूठ है, कौन सी सच है। हाँ। जब लोगों को आप जाहिल रखेंगे, तो अब ये बात कर रहे हैं बल्ला कि हमें नहीं दिया, भाई आपने लोगों को तालीम क्यों नहीं दी कि उसको बल्ले की जरूरत ही ना पड़े, उसको पता हो कि जो है वो पढ़ सके कि ये किसका नाम है और ये किस पार्टी का है। हाँ, आपने उसको जाहिल रखा है कौम को, बल्ला उसको जो है ना, हमारे उसको ये चीजें जब तक वो नहीं देखेगा, वो क्योंकि वो बेचारा जाहिल है, उसको आपने बल्ला लेना। तो वैसे एक पार्टी के लिए एक कारकुन हमारे परेशान है, हमें खान को छोड़ दें, हमारे जो सियासी वर्कर्स आते हैं ना, बल्ला तो मैंने मिसाल दी है ना। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई भी जो पार्टी है वो क्यों नहीं इतनी तालीम दे देती कि वो कम से कम डिस्टिंग्विश कर सकें। उन्होंने तो फिर भी नम्बल यूनिवर्सिटी भी बनाई दी थी। आप कह रहे हैं नून वाले भी कि हम भी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं उनकी बदहाली दूर कर दें, उनका मायार ठीक कर दें। ये अभी आपकी तरफ डॉक्टर अताउर रहमान ने हर गली कूचे में एक थोड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी, और कितने लोग हैं, PhD कितने हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां खोल दी। इतनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं कि 25,000 इंजीनियर एक साल में निकल रहा है। मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं आपको बताता हूं,
मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में था, वहाँ कोई 2.5-3 लाख जो है रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, उसमें से 1.5 से 1.25-2 लाख बेकार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही। और वो क्यों हर साल 25,000 उसमें बेरोजगार ऐड हो रहे हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज आपने खोल दी, आपने ये नहीं देखा तालीम का मयार कुछ नहीं है, ना तालीम का मयार है, ना आपने उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए। नहीं, वो ज़हन में ही नहीं आता। वो ये जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सोच ही नहीं है। ये किसका काम था? ये सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का काम था। हाँ, उनके दिमाग में मतलब इतना अभी नहीं वो गौर कर रहे। तो आपने पूरी कौम को, पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें बेरोजगार कर दिया है, और उसके ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं आप, उसी मिडिल क्लास के ऊपर। जो आप सब्सिडीज गरीब को दे रहे हैं, जो अमीर को दे रहे हैं, थोड़ी है। अगर वो हर तरह का बर्डन उसी में, वो तो बर्बाद होके पहले ही काम भाग रहे हैं, वो बेचारे बाहर भाग रहे हैं। भट्टी क्या कहेंगे इजहार राय की आज़ादी? डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि आप इसको, बड़ी अच्छी मिसाल दी बीबीसी वाली। हमारे पेरेंट्स जो है वो बीबीसी पे बैठ जाते थे कि एक क्रेडिबिलिटी जो है उनकी, क्रेडिबल न्यूज़ है, चाहे वो नेगेटिविटी फैलाएं जो भी। अभी भी हमें जब सारा दिन ही सुनते हैं ना हम लोग, पूरा दिन ही जब हमारा मीडिया में सारा दिन ही जब पॉलिटिक्स गुजर जाती है सुबह उठते ही, और उसके आवर्स कोई घंटे मुकर्रर नहीं है कि इतनी देर ये है, अब पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान क्या कर रहा है, चाइना में क्या है, फिर हमारे पॉलिटिशियंस की आए न्यूज़, ऐसा नहीं है। आपको 12 के 12 घंटे जब सुनना, तो मैं फिर DW और CNN पे जाते हैं हम लोग, मूव स्विच करते हैं कि क्या करें। फिर पता चलता नहीं, उधर तो जल्जला आया था, वहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ की इकॉनमी जो बाइडन की ये हो रहा है, ट्रंप के साथ, फ़ौरन हमें चीज़ें पता चलनी शुरू। तो थोड़ा सा हमें ये मयार भी देखना है कि कितने घंटे आपने सिर्फ सियासतदानों को रखना है, और वो भी वो जो कि काम की बात नहीं कर रहे होते। भट्टी, इज़हार राय की आज़ादी और आज़ादी पर कितनी पाबंदी या गैर ज़रूरी कितना है कि नहीं होनी चाहिए, और कितने फीसद होनी चाहिए? इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग भी जो है वो भी मैंने की हुई है, और मैं चीज़ों को बड़ा करीब से देखता हूँ, और ख़ास तौर पर प्रेस फ्रीडम्स के हवाले से। और जो बात इस वक्त चल रही है, जो कारीगर मशवरे दे रहे हैं कि देखें जनाब, इसको जो है वो यूँ हम करके इसको किसी तरह जो है वो डब्बा बंद कर दें। तो मैंने जो है एक दोस्त को कहा, मैंने कहा खुदा के लिए जो ऊपर बैठे हैं उनको ये समझाने की कोशिश करें, उनको ये बताने की कोशिश करें कि ये कोई हल नहीं है कि आप जो है वो कदगने लगा देंगे नेशनल मीडिया जो है, उसके बाद अब आप सोशल मीडिया को बंद करना शुरू कर देंगे। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि फिर क्या सराइयाँ होंगी, फिर क्यास होगा, फिर झूठी खबरें जो हैं वो अफवाहें चलेंगी, और उन अफवाहों का फिर आपके पास कोई तोड़ नहीं होगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग बीबीसी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है, वो है कि देखें जब टीवी चैनल्स आए, तो टीवी चैनल्स ने जब शिफ्ट किया प्रिंट मीडिया से चैनल्स की तरफ, तो उस वक्त शुरू में बहुत सारी खबरें गलत चली, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुद मॉनिटर्स होती गईं, वो बेहतर हो गई। अब इसी तरह जो सोशल मीडिया की मैं आपको मिसाल दूं कि मोदी ने जब बंद किया जनाब अपना कश्मीर के अंदर जो है वो सोशल मीडिया इंटरनेट बंद किया, आज तक वो उसकी वजाहतें देता फिर रहा है। फ़लस्तीन में तमाम तर बर्बरियत के बावजूद जो है, जो ही इंटरनेट बंद हुआ है, पूरी दुनिया का उस पर जो है वो प्रेशर आया है। अब जो आपने बात की और डॉक्टर साहब ने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सारा कुछ तो है वो मिडिल क्लास से ये छीन रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सवाल है मुआशी इस्तेकाम की और आपकी सारी बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इकनॉमिक सूरत हाल से कि जी इक्तसादी तौर पर किस तरह बेहतर हो सकते हैं। तो एक बात मेरी आप लिख लें, जब तक ये पाकिस्तान की आवाम से लूटी हुई दौलत लेके जो ये बहर गए हैं, 400 से 500 अरब डॉलर जो हैं ये लेके गए हैं, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। आपका सनतकार शामिल है, आपके मतलब माफियाज डॉन जो है बने हुए हैं वो शामिल हैं, आपका ब्यूरोक्रेट शामिल है, इवन देन आपके यहाँ तो सफारतकार कोई नहीं रहता, वो आपके सफारतकार जो है वो 60 से 70% जो है वो अमेरिकन नेशनल हैं या दीगर ममालिक की उन्होंने नेशनलिटी ली हुई है। कोई आपका जो है वो चीफ इधर नहीं टिकता, साबिक चीफ जस्टिस जितने हैं उनको आप देख लें, बाकी सब चले जाते हैं, को देख लें, वो बाहर चले जाते हैं। अब इस तरह ना उन्हें मुल्क के साथ बड़ी साफ सी बात है कि वो चल रही थी सोशल मीडिया पे, मौलाना ने कहा मुझे गैबी मदद मिलती है, गैबी मदद वाली बात नहीं है। बात देखिए ये बात है, मैं भट्टी यहाँ एक बिल्कुल सही, अगर खलीफा वक्त से जो जिस आइन के तहत जिसके तहत जो है ये मुल्क वजूद में आया है, तो उसको अगर देखा जाए तो
हजरत उमर फारूक से जो है वो पूछा जाए, दूसरी चादर के बारे में उनकी वो चादर के बारे में अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो कहें कि उसकी भी वजाहत दें। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि खुद तसाबी जब तक आप नहीं करेंगे, और ये जो है ना जनाब के अपनी मर्जी के रिजल्ट, अपनी मर्जी के नतीजे अखज करना, बिलीव करें, मैं अगेन ये कहूंगा अगर मिडिल क्लास का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान के जो आम अनपढ़ लोग हैं ना, ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें जी वो अनपढ़ जो है उनको बताएं, मैं आपके प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में ये आपको दावे से कह रहा हूं कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अनपढ़ लोग, जिनमें किसान के, जिनमें मजदूर, जिनमें हारी, ये जितने लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया, पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत किया, बिल्कुल वो तो और क्लास है जो अपनी दिन रात जो है वो दी। पाकिस्तान के साथ जितना फ्रॉड किया है पढ़े लिखे लोगों ने किया है, जितना फ्रॉड किया है तालीम उनका हक नहीं है, ठीक है, तालीम है उनका हक नहीं है तालीम। अब बात ये है कि उन्हें हम जाहिल रखें, जिनका हक है वो हारी जो है ना, देखो हारी, देखो क्वेश्चन इन्होंने ठीक किया है कि जो मजेरा है, हारी है, किसान है, उसको तालीम जो है वो सबसे बुनियादी हक है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। बोलने के बगैर वोट नहीं दे सकते, इतने जाहिल हैं। रियासत की नहीं, वो डॉक्टर साहब समझ ही नहीं आ रही किस जगह से कौन है, अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारा बंदा कौन सा है, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। यही बार बार लोग कह रहे हैं ना, नून लीग वाले भी या दूसरे भी, कि अगर हमारा निशान ना हो तो लोग तो देख ही नहीं सकते, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। बात ये निशान, एक मिनट, हमारी इतनी ज्यादा कौम में इलिटरेसी है, अगर निशान ना हो तो वोट सही जगह नहीं है। लोगों को बड़ी समझ है, लोगों को परेशानी तो है, लोगों को समझ है तो फिर भला हो या कुछ हो वो तो वो फाइन सही है। ये नाम पढ़ेंगे, अब मौजूद जरा बदलते हैं, आप इस पे वो ना करें, वो आप इस पे ना जाएं, नाम नहीं पढ़ सकते ना वो, इसलिए तो भला चाहिए। ये तो डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं 1973 के आईन के तहत कहां आज तक किसी पार्टी के साथ इस तरह किया गया है? नहीं, वो एक अलग बात है, मैं तो तालीम की बात कर रहा हूं। तालीम बुनियादी इशू जरूर है, रियासत की मैं जरा टॉपिक आप बदलूं, बिल्कुल सही है। कोई रियासत भूख की, इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं उनकी, महंगाई की, तालीम की, सेहत की, कहीं भी कोई जिम्मेदारी हमें नजर नहीं आ रही। तो ये रियासत का काम है ना। अच्छा, इत्तेजाज अहसन आपको पिछले दिनों पीटीआई के साथ नजर आते थे और बड़ी तवील रफाकत उन्होंने उनके साथ निकाली और बड़ा डिफेंड किया और नौजवानों को जोश और जज्बा दिखाया। अब वो बिलावल के जलसों में नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वही फिर सोशल मीडिया पर आ जाती है बात कि चाहे गलत हो सही हो, कि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि ये इत्तेजाज अहसन वापस जाएंगे और ये ऐसा आगे भी उम्मीदवार आएंगे जीत के, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो ये वाला सिलसिला भी नजर आएगा। इत्तेजाज अहसन शुरू से ही पीपीपी की जो मेन बॉडी है, उसका मेंबर है, वो कभी भी पार्टी से नहीं, दो पार्टीज में कैसे कोई रह सकता? नहीं, वो पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हैं? को इसलिए पीएमएलएन के खिलाफ थे वो। एतजाज अहसन जब भी बात करते थे वो पीएमएलएन के खिलाफ बात करते थे, चाहे वो पीपीपी के खिलाफ। इतनी सादा और मासूम बात नहीं है। नहीं मैं ये बता, नहीं वो अब देखें, अब इनको सपोर्ट चाहिए थी, उसके इनको चाहिए थी उसको। एतजाज अहसन पीटीआई और पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेहाद है, नहीं है? किसका? पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अगर इत्तेहाद होता ना और ये उधर स्टेज बदलते तो कोई बात नहीं, वो हो सकता है। इत्तेहाद तो है ही नहीं। अभी इलेक्शन के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी आगे क्या होगा ना जी। इलेक्शन के बाद भी खराब करके चलेंगे? नहीं, खराब करके नहीं चलेंगे, क्योंकि एतजाज अहसन जो है वो पीपीपी का बंदा है। वो अब वो क्यों जाते थे पीटीआई में? मैं यही तो कह रही हूँ। मेन देखें जी, पीटीआई में तो जा रहे थे, लेकिन वो अगेंस्ट जो है वो जो नवाज शरीफ के साथ खिलाफ बोल रहा था उसके जा रहे थे। उस वक्त जो है वो पीडीएम पार्टी नहीं बदली जा सकती अनवर साहब। नहीं, पार्टी उन्होंने नहीं बदली, इत्तेहादी होते हैं, फिर भी मैं कहती लेकिन वो पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी वो सब वो पीटीआई के, वो पीएमएलएन की वजह से मुखालिफ। बिलावल पीटीआई के खिलाफ है, उन पे कहते हैं जी दो ही पार्टियों का इलेक्शन है, वो मानते ही नहीं है और इत्तेजाज आप बदले। नहीं, पिछले दिनों नहीं, पीपल्स पार्टी वाले उन्हें निकालने पे आए हुए थे और उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने बुरा भी मनाया। पार्टियों में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह पे होता है। अब कल को खोसा साहब जो है वो इनके अभी तो आपको वही ना, वो लोग कहते हैं जी, लेकिन वो उनका जो एजेंडा था वो क्या कहेंगे विशाल साहब, ये अजीब पहेली है, जरा सुन ले उनकी बात, क्योंकि आपने तो कहा खैर है, लेकिन इतनी सादा बात एकदम मेरे ज़हन में वो बात आ गई। एतजाज अहसन साहब ने 2007-8 में हर जलसे में जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये करते थे, एक नज़म पढ़नी शुरू की, रियासत होगी माँ के जैसी, आपने सुनी होगी, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, सबको मिलेगी सस्ती रोटी, सबको मिलेगा सस्ता आटा,
ये ऐसी माँ के जैसी रियासत हुई जो सस्ती रोटी 2 रुपए की थी 30 रुपए की हो गई। ये तो वो आदमी है। इसके ऊपर आप क्या बिलीव करेंगे? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक नजरिया, एक सोच, पीपल्स पार्टी का अपना एक एजेंडा है, अपना नजरिया, पीटीआई का अलग है। पीपल्स पार्टी का जो असल नजरिया था भुट्टो साहब का, वो तो खत्म हो गया ना। वो जो भुट्टो साहब थे वो गरीबों का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। भुट्टो साहब ने एक स्कीम निकाली थी, पकी पकाई सस्ती रोटी, 1 रुपए में 6 रोटियां देते थे वो ओवरसीज। और अब जिसने पीपल्स पार्टी टेक ओवर की है जरदारी साहब ने, उन्होंने आटा 4000 रुपए का कर दिया मन, उसकी कीमत खरीद गंदम की, जिसकी वजह से आटा 170-180 रुपए का हो गया। ठीक है जी। ये वही पीपल्स पार्टी है जो 1 रुपए में 6 रोटियां देती थी। अब जिसके हाथ में पीपल्स पार्टी लगी है उसने आटा इतना महंगा किया कि 30 रुपए की रोटी हो गई। एक्चुअली उसका भी ये लोग नहीं, ये किसी चैनल पे ये बात नहीं आती, किसी को पता ही नहीं है इस बात का, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखें गंदम की कीमतें, सुने ना मेरी बात, गंदम की कीमतें खरीद थी 400 रुपए जिस दिन मुशर्रफ साहब गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, उनका वजीर आजम आता है मुल्तान से, वो उस 400 को 900 रुपए कर देता है, 100% से भी ज्यादा इंक्रीज। और जो रोटी 2 रुपए की थी वो 4 रुपए की हो जाती है। इसकी हुकूमत आती है उसके बाद 2013 में नून लीग की, वो 950 वाली गंदम जो है 1350 कर देती है, वो रोटी 6 रुपए की हो जाती है। फिर ये आता है इमरान खान, ये उसको कर देता है 2200 रुपए कीमत खरीद उसकी जो है गंदम की। रोटी किधर चली जाती है? रोटी 20 रुपए की हो जाती है, 25 रुपए की। फिर ये आता है शहबाज शरीफ, ये उसको और जरदारी साहब ये 4000 रुपए पर ले जाते हैं, रोटी 30 रुपए की होगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहली दफा जब गया हूं बाहर 1987 में इंग्लैंड गया हूं पढ़ने के लिए, उस वक्त वहां पे 1 पाउंड की एक इतनी बड़ी डबल रोटी आती थी, 1 फुट लंबी। आज भी आप चले जाएं वहां 1 पाउंड की आपको मिलेगी। कितने 40 साल 30 साल ये बात आपकी इसलिए दुरुस्त है। हमारे मुल्क में 1500% सिर्फ पिछले 8-10 साल में बढ़ा दी। पता है सबसे ज्यादा बाहर के मुल्क में जाके, यूएसए में आप जाए ना, अमेरिका में जाके जब आप बाहर ग्रोसरी के लिए निकलते हो तो आपको मिल्क, आटा और दालें, ये सबसे बिल्कुल आप अपना फ्रिज भर लेते हो, इसकी वजह बड़े कम पैसों में। अब आप सुने वजह, बाकी आपको आप रेडीमेड गारमेंट्स लेते हो, ब्रांडेड, वो महंगे हैं। वो लेकिन उसमें भी ऐसी जगह सस्ते आप ले सकते। देखें पहले ये सियासतदानों की स्टील मिलें होती थी, सीमेंट मिलें होती थी, अब क्या है? जो शुगर मिल, जो मिल्क यानी डेयरी फार्म है वो इन सियासतदानों के हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन चौधरियों के हैं, वो इसके शहबाज शरीफ के हैं, इनके बेटों के नवाज शरीफ के। मुर्गी खाने जो मुर्गी खाने हैं वो इनके हैं, तो अंडा 450 रुपए दर्जन बिक रहा है। शुगर मिलें इनकी हैं, तो चीनी जो है वो किधर पहुंच गई। और इनकी जितनी महंगाई होती है डॉलर में, जब खाने पीने की चीजें हैं जो आम आदमी खाता था ना, वो भी इन्होंने खरीद लिया, वो भी इन्होंने खरीद लिया। पहले तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में कमाते थे, अब तो हर चीज। अब बेड़ा गर्क किया है इन्होंने कि ये सब्जी जो है 200-250 रुपए, प्याज 350 रुपए किलो है। सर उसमें साथ साथ अब देखें जो पीछे से दुकानदार से चल रहा है ना, जमींदार से चल रहा है, प्याज जो है वो 100 रुपए किलो चल रहा है। अगर आगे आके आपका जो ट्रेडर है, आपका ट्रेडर जो है वो आपका 100 रुपए, वो 100 रुपए वो कमा के आगे 200 का देगा। असल में ये मिडलमैन और होल्डर्स जो है ना, अब सारी ये कमाई कर रहे हैं। ये जो नेक्सेस है ना, ये पूरे का पूरा, और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ये जो नेक्सेस है, आप बात पूरी कर लें फिर मैं भट्टी से यही टॉप उसका देखें। अब हम जो डॉक्टर बिशारत ने बताया नहीं कि एतजाज हसन कर क्या किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ये किया है ना कि जी लोगों को वो अब रियासत होगी माँ के जैसी, ऐसी माँ के जैसी रियासत दी कि 2 रुपए की रोटी 30 रुपए की हो गई। वो तो होगी। ऐसी माँ होगी कोई दुनिया में? मुझे बताएं। जो आदमी आपको गलत तरफ लगा देता है, गलत बताता है कि उसकी माँ जो है वो तुझे 2 रुपए वाली रोटी 30 रुपए में देगी, आप उसके पीछे कैसे जाएंगे? उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को फॉलो किया था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके बाद भी निकल के उन्होंने क्या, इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी गवर्नमेंट में किस तरीके से डिक्टेटर का अपने जो एज ए चीफ जस्टिस काम किया, उसके बाद अपने बेटे की करप्शन उन्होंने छुपाई, उसके अपने बेटे के ऊपर जो है बलूचिस्तान में जो है वो पूरा दे दिया कि जी उसका चेयरमैन वहां का बना दिया जाए। वो एक अपनी डील, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे थे एक्चुअली, वो कोई आवाम ये बात कहते रहे। और एतजाज हसन अभी भी बहुत अच्छा, यही मैं सुनना चाह रही थी। असल में वो अपनी उस वक्त यूथ बेचैन थी। इमरान मंडेला साहब जो है गिरे थे, इनको कितनी सर पे चोट आई थी। मकसद ये कि वो सारा उस जमाने में हमारी जो लीडर होते हैं वो लोग भी बेवकूफ होकर उसको हर एक को कहते हैं। बेनजीर भुट्टो को सारे पार्टी वाले कहते हैं, अपने आप को प्रमोट करने वाली आपने अच्छी बात। एतजाज पे थोड़ा सा मैं जरूर वो ऐड करूंगा, जो आपने बात की ना एतजाज की,
तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आंखों देखे हम देख रहे थे कि क्या है। जिस दिन, क्योंकि पार्लियामेंट को मैं जो है वो कवर करता आ रहा हूँ 12 अक्टूबर 99 के coup के बाद जितनी पार्लियामेंट एतजाज़ के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि नून के ख़िलाफ़ को नफ़रत किया को बाकी कहानी, तो एतजाज़ जो लाहौर से सीट जीतता था ना वो नवाज शरीफ की मुशावरत से जीतता था, और उसके बाद जो है वो एतजाज़ एहसन ने जो है वो मलिक रियाज को जो है वो फेवर देने के लिए चौधरी निसार अली ख़ान से आप 1000 एक इख्तलाफ करें, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान एक वज़ीर दाखिला के तौर पे उसका टेन्योर मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर रहा। एतजाज़ ने जनाब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके पप्पू पटवारी और जिस तरह ये सारा कुछ कहा और नवाज शरीफ ने बोलने नहीं दिया उसको, तो वो सारे के सारे जो मामलात थे उसमें खुद नवाज शरीफ ने कहा था कि ज़रा चौधरी साहब को टफ टाइम देना है, और एतजाज़ साहब ने दिया। और जो पीपल्स पार्टी की आप बात कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो कभी नहीं छोड़ेगा एतजाज़ एहसन नहीं छोड़ेगा भाई, पीटीआई को भी तो लीड करते हैं। भाई लीड नहीं किया उसने, मेरी बात सुने, वो बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना स्मार्ट मूव थी उसकी। वो स्मार्ट मूव ये थी कि पीपल्स पार्टी अपने 1-2 लोगों को जिनमें केसेस में जाते रहे, केसेस में जो है वो जाते रहे, पीपल्स पार्टी ने खुद जो है वो अंडरस्टैंडिंगली जिसको कहते हैं ना कहा कि भाई एतजाज़ साहब को जो है वो आप दें मौका। नहीं, खोसे के साथ तो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे ना, खोसा तो चला गया पीटीआई में, तो इसलिए एतजाज़ एहसन जो है वो पार्टी के अंदर है, और पार्टी के अंदर रहते हुए उसने उस वक्त भी कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी को कहीं नहीं छोड़ के जा रहा। पीपल्स पार्टी नाराज भी थी उनसे, बिल्कुल थी, लेकिन ये है कि वो उसका राय का एक अपना तरीकाकार है। वो पार्टी के अंदर जो है वो पहले भी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता था, माजी में भी एतजाज़ एहसन जो है वो कई दफा पार्टी से जैसे आजकल शाहिद खाकान कर रहे हैं, शाहिद खाकान आजकल जो करें ये वो तो खुलकर सामने, वो तो शाहिद खाकान का ये है कि वो खुल के सामने है और साइड पर है। अच्छा जी, अब चूंकि टाइम हमारा बड़ा थोड़ा रहता है, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हम कहें तो कहीं नज़र तो नहीं आ रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसके बाद हम भारत पर मजम्मत ज़रूर करेंगे। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड वही बात जो आप कर रही हैं, हमारी अभी भी सुना जा रहा है छोटे शहरों में भी हर जगह पे एक पीटीआई के लोगों के लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही, वो नहीं होना चाहिए। उनको पूरी स्पेस मिले ताकि वो लोग जो हैं वो अपने कैंपेन चला सकें, आगे जा सकें। अक्सर पूरी पुलिस क्रैकडाउन कर रही होती है उनके ऊपर, पकड़ के घरों में तोड़, 2 ही पार्टियां जो कर रही हैं। हाँ, वो इसलिए वो सारे, एक तो उनके निशान भी मिट गया, लेकिन अब कैंडिडेट कई खड़े हो गए, कोई लोगों को भी कंफ्यूजन है कि कौन सा हमारा कैंडिडेट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एड्रेस करेगा। चले डॉक्टर बिशारत ने कहा जी बल्ला गया तो क्या हुआ, पढ़े लिखे तो नाम पढ़ते, वो बेचारे सामने आएंगे, बातचीत करेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, मतलब बिरयानियाँ शरियानियाँ ना भी खिलाएं तो कहीं बातचीत करेंगे तो पता चलेगा ना, उसका तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना एक्चुअली। हाँ नहीं, वो एक्चुअली डिफिकल्ट सिचुएशन है, और फिर वही के जो मसद नताज का जो जिस हम पास्ट में भी देखते रहे वही एक इस तरीके से इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा। 25-30 सीटें जो है वो पीटीआई जो है वो डिसाइड है, एग्रीड ऑलरेडी जो प्लान किया हुआ कि इनको इतनी 25 से 30 सीटें दें, ताकि हम बताएं कि जी डेमोक्रेसी है, और वो देखें जी। डॉक्टर साहब ये क्या बात होती है कि एक आम आदमी हमारे जैसा जो नालायक है उसके दिमाग में भी ये आता है कि इस दफ़ा बनेगा नवाज शरीफ, अगली दफ़ा बनेगा बिलावल, और 2 ज़्यादा सूबे उधर पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, सिंध के साथ बलूचिस्तान भी, मरकज़ में खिचड़ी पकेगी और केपीके में भी इसी तरह मिक्स रहेगा, लेकिन मरकज़ नवाज शरीफ और अगली दफ़ा बिलावल। और अभी इन्होंने कहा कि 25-30 सीटें देके उनको भी बुलाया जाएगा। ये क्या तरीका है? ये तो नहीं होना चाहिए, ये नज़र क्यों आ जाता है? ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जो है वो बड़ा साफ आदमी है, उसने वो बेईमानी में भी शामिल नहीं है, लूटमार में शामिल नहीं है। और आसिफा भुट्टो जो है इनकी बहन, मैं समझता हूँ ये मरूसियत नहीं चल पड़ेगी दूर तक। देखिए बात ये है ना कि पाकिस्तान है, अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। आसिफा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिलावल, अगर ये दोनों बच्चे जो हैं ये आते हैं, वो मरियम को भी आने दें और मरियम का बेटा जुनैद भी आने दें। जुनैद को आने दें जरूर, लेकिन मरियम साहब तो फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? देखें, अगर मेरे बच्चे सियासत में आना चाहेंगे, उनको उतना पैसा चाहिए जो इनके वालिदैन के पास है। अगर मैं उनको इतना पैसा दे सकूंगा, ये मसला ये है सबसे नहीं, इसका हाल मिडिल क्लास क्यों नहीं आता? डॉक्टर साहब हाल होना चाहिए, ये इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि आगे पोते पोतियों तक मैं चली जाऊं तो फिर तो पैसा नहीं, फिर पाकिस्तान का सारा पैसा रहेगा ही, और हम नस्ल
दर नस्ल गुलाम रहेंगे। ये कायदे आज़म ने इसलिए नहीं ये मुल्क बनाया, चेंज आना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों को असेंबली में पहुंचना चाहिए, ये राह आसान करनी चाहिए। इमरान खान ने ये किया ना कि वही इलेक्टेबल्स को टिकट दिए, वो इलेक्टेबल्स नहीं होना चाहिए, वही जमींदार, वही कारखानेदार। मैं कहती हूँ जो भी करे नहीं होना चाहिए। जंग अखबार की सबसे बड़ी खबर ये है कि नून लीग के सारे टिकट जमींदारों और कारखानेदारों गए, तो पीपल्स पार्टी ने भी ये किया है और ये जो पीटीआई है इसने भी ये किया है। तो आपके यही कल्चर चेंज होना चाहिए। आपकी असेंबली में सिर्फ जिम्मेदार आते हैं, तो जो बैठे होते हैं क्या वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं? नहीं करते, इनकी करते हैं, मेरी करते हैं। जमहूरियत का फायदा फिर ये तो जमहूरियत नहीं है ना। क्या कहें, चले ये जो कह रहे हैं उसकी जमहूरियत नहीं है, तो फिर ठीक है, कोई इस तरह ले आए निज़ाम जिस तरह जो है वो यकतरफा तौर पर कोई एक सिस्टम तो चलने देना। जैसे इंग्लैंड में होती है जिसको आप फॉलो करते हैं। जब आप जमहूरियत को चलने ही नहीं देंगे, जब आप हर 2.5-3 साल बाद अपना वज़ीर आज़म तब्दील करेंगे, जब आप पार्टियों को जो मौका ही फराहम नहीं करेंगे, भाई सिस्टम चलेगा तो जमहूरियत आगे बढ़ेगी। जब आप एक वज़ीर आज़म को 5 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जमहूरियत कैसे आगे चलेगी? अच्छा, फिर उसमें एक सवाल ये किया जाता है, तो उसमें जवाब ये आता है कि जब सियासतदान मुल्क तोड़ने पे चले जाते हैं, मुल्क में खराबी करते हैं, तो क्या करें? सारे देखिए, मैं उसमें एक बात आपको टाइम थोड़ा है। उस वक्त भी कहा गया था कि जनाब इससे निशान ले लें, वो कश्ती वाले जीत गए थे। तारीख बड़ी मतलब बेरहम है, वो किसी को माफ नहीं करती। बात ये है कि अगर ये सारा कुछ जो है ये कहें जी कि सियासतदान ही कर रहे हैं, सियासतदान तो कहीं ना कहीं जवाब दें। ये सारे के सारे देखें, बात ये सिस्टम पूरे का पूरा जो है ना, ये बिल्कुल मैं आपको ये कहूँ सिस्टम बैठ गया है, जिसे वो कहते हैं ना सिस्टम बैठ गया है। देखते हैं क्या होता है, ठीक जो है वो करने की जरूरत है। भारत जो सियालकोट में जो लड़का हमारा एक मस्जिद के बाहर रावला कोट में, यहाँ तक भारत के राह के लोग घुसे होते हैं और मार के जा रहे थे, एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। तो ये तो अगर वाकई यहाँ से वहाँ से आए और जा रहे थे तो ये तो फिर बहुत एक गलत चीज़ है। वो क्या होता है कि पाकिस्तानी जो है उनको खरीद लिया जाता है। हाँ। वो जो है दुबई में या और कहीं पर उनके साथ डील होती है और पाकिस्तानी ही आकर ये काम करते हैं। देखें, सिखों को जो मारा है तो इंडिया से नहीं आए थे, वो यहीं पाकिस्तानी थे या तालिबान होते हैं, उनको वो कहते हैं। इस नेटवर्क को ख़त्म करना चाहिए, ये चीज़ हमारे घर के अंदर तक नहीं, इतने हाथ। अब ये है ना कि इसको तो जो है ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना। अब सिखों पे जो इन्होंने हमले किए इंडिया वालों ने, वो तो जाकर कनाडा में भी किया है। हाँ। इन्होंने इंग्लैंड में भी किया है। इन्होंने अपनी एजेंसी को कितना लंबे हाथ अमेरिका में भी किया है। बल्कि अभी कोई मेरे ख्याल यूक्रेन में या किधर किसी की खबर थी या किसी और मुल्क में, वहाँ उन्होंने पकड़ा है एक इंडियन, उसको पकड़ के वो हवाले कर रहे हैं अमेरिका के, जो कि उसके सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। तो अब इनकी एजेंसी जो है वो पहले तो अपने मुल्क में ये काम करती थी, अब दूसरे मुल्कों में भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान में तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत अरसे से हैं, बहुत अरसे से हैं और ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इसकी शदीद इसमें ना सिर्फ ये एक शदीद मजम्मत वाली बात है, ये एक तरह का सवालिया निशान भी है। ये हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। देखें, रॉ की इस लेवल पर पेनिट्रेशन जो है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। और इसमें ये तो वाकया है ना सियालकोट वाला, इससे पहले भी 3 से 4 लोग जो हैं वो टारगेट करके रॉ ने जो है वो उनको असैसिनेट किया, शहीद किया। और वो लोग थे जो तरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से जिनकी रिश्तेदारियां थीं। अब बात यह है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं, कल को खुदा न खास्ता मतलब 2 तरफा हवाले से, और वो जो इधर बेचारे अपना काम कर रहे थे उनको जनाब इधर हिट लिस्ट करके जो है वो रॉ ने टारगेट किया। ये बहुत खतरनाक है और इससे जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा, और इसमें जो है वो हमें सख्त जो है वो बतौर पाकिस्तानी एक्शन भी लेना चाहिए, ऐसे एजेंटों को लटकाना चाहिए जनाब। ये कोई नहीं है, बिल्कुल इस पे जो है कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना करीब है और ये हालात पकड़े गए हैं। लेकिन अभी भी मतलब हर दफ़ा यही होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बड़ी चौकन्ना होती हैं इलेक्शंस के दौरान। कोई भी इस तरह का हादसा हो सकता है और वी होप दैट इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना वो इनको वो मैनेज करेंगे। ये देखें ना, आज ये खबर आई है कल की कि पाक फौज की तैनाती की मंजूरी, वो बिल्कुल इलेक्शन में भी है और फिर विजिलेंट होते हैं, अपनी सरहदों पे भी होते हैं। इवन के कई दफ़ा तो इलेक्शन वाले दिन जो है ये 1-2 दिन पहले जो आपका वोट इधर है क्या? मेरा वोट इस्लामाबाद में है जी। अच्छा, इस्लामाबाद में है, वोट अपना डालूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपके हल्के में कौन कौन है? हमारे 1947 में है, तो काफ़ी इसमें कैंडिडेट्स घरों में ब्रोशर्स आ रहे होते हैं जब हम शाम कौन सी नाम कुछ अभी नहीं पता होगा। नाम हमारे एक तो खोखर साहब हैं, बाकी फजल तारिक साहब हैं और बाकी दूसरी जमात इस्लामी के भी और बाकी पीटीआई के भी हैं, लोग हैं, पीटीआई के भी हैं,
नाम अभी नहीं पता, नाम नहीं अभी ये बात है। हाँ, नाम तो डॉक्टर साहब आपका वोट किधर है? शाहीन है हमारे वाले में जो है, मैं सुबह देखा उनका अच्छा हल्के से। तो ये लेकिन आपका वोट इस्लामाबाद साहब तो हमारे हल्के से भी खड़े हैं, तो उधर भी है आपकी तरफ? नहीं, मैं इधर आपका वोट इधर ही है इस्लामाबाद? जी जी। अच्छा, और भट्टी आपका? मेरा तो पिंडी भटिया में है जी। अच्छा, जाएंगे वोट देने? बिल्कुल, मैं तो वोट कास्ट करूंगा, ये बिल्कुल वोट देना चाहिए हमें, जिसको भी जरूर देना चाहिए। बहरहाल हम सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि वोट जो है ये वोट नहीं जाया करना वोट चाहिए। आपका जाया नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम अपने साथ अपने आइन के साथ, और वो जो हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए, हम अपना उस तरफ कदम नहीं उठा रहे। एक वैध है। हमारे साथी एक डेमोक्रेसी के बारे में एक मशवरा देते होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी डेमोक्रेसी को चलने दें, नलकाम लगा के ना उसको थोड़ा सा एक आध दिन हम उसको चलाते हैं कि गंदा पानी निकला। मुसलसल वही जो कह रहे थे कि 5 साल, या हम पौधा लगा के तो हम उसको फिर उखाड़ते हैं कि हाँ जी जड़ें लगी दूसरा एक चीज आप मानेंगे कि जो बेचैनी फैलती है ना, और फिर अवाम में मायूसी की एक फिजा रहती है, सिस्टम चल नहीं रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता कि एक मरतबा साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए। जो भी पार्टी आती है, वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, वो पीटीआई, उनको डालें 5 साल चलाने दें। दूसरा ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर ये है कि पार्टीज में भी डेमोक्रेसी हो, ना कि कोई अपने आबाओ अजदाद या लेकिन ये देखें ना, 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे मिले, उनको पूरे मिले थे। 13 से 18 तक नून लीग को पूरे मिले, वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुआ जी, पार्टी उन्हीं हुकूमत की थी, बात ठीक है। नाज़रीन, हमारे बड़े मोहम्मद अनवर, डॉक्टर बिशारत भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। पर बात हुई इलेक्शन 2024 बिल्कुल करीब है, थोड़ा सा मजीद आगे देखते हैं क्या रंग ढंग निकलता है। साफ शफाफ इलेक्शन हो, सियासी इस्तेकाम आए तो माशी इस्तेकाम आए, क्योंकि गरीब मुतवसत तबका ख़त्म हो रहा है, गरीब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जो बड़े हैं सियासतदान सारे, उनका लाइफ स्टाइल ही कुछ हो रहा है, वो लगता नहीं है कि इस गरीब मुल्क है। आयशा मसूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।